के ऊपर, पर ये तो हम सबको मानना पड़ेगा कि उनके जनरल कानून के अंडर में आते हैं और वो अपनी पार्लियामेंट को खुलेआम जवाब देते हैं, 6 घंटे की प्रेस हियरिंग देते हैं। ये थोड़े कि हम DGISI भी अपना लगा लेंगे, हम इंटेलिजेंस नेटवर्क को भी हाईजैक कर लेंगे, हम पैरामिलिट्रीज के ऊपर भी कब्जा कर लेंगे। ये कहाँ का एटीट्यूड है? अब एक और जस्टिफिकेशन होती है कि सियासतदान करप्ट है। चलो मान लिया, कौन कौन से सियासतदान करप्ट है? सबसे बड़े करप्ट तो आपके फेवरेट चौधरी ब्रदर्स है, उसके बाद आपके दहशतगर्द MQM वाले जिनको आपने माफी दे दी है, उसके बाद शेख रशीद है, उसे भी आपने माफी दे दी है, उसके बाद आते हैं नून लीग वाले जिन्हें आपने जहाज में बिठाकर बाहर भगाया, फिर आते हैं पीपल्स पार्टी वाले जिनके साथ आप मीटिंगें करके उन्हें रिलीफ पे रिलीफ देते जा रहे हैं, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से एक नया बिल बनवाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे इन सारे सियासतदानों को रिलीफ दिया जाए। यही अगर अकाउंटेबिलिटी इन्हें करनी थी तो जनरल मुशर्रफ ने नेब के अंदर क्यों नहीं इन्हें सबको बंद किया? क्यों जनरल मुशर्रफ ने NRO किया? जियाउल हक ने भी कहा था मैं अकाउंटेबिलिटी करूंगा, जनरल मुशर्रफ ने भी कहा था मैं अकाउंटेबिलिटी करूंगा, अयूब खान ने भी कहा था मैं अकाउंटेबिलिटी करूंगा। ये अब हम सबको समझ लेना चाहिए कि ये अकाउंटेबिलिटी का नारा ढकोसला है, कोई अकाउंटेबिलिटी करना ही नहीं चाहता। इमरान खान सीरियसली करना चाहता था, क्या किया इन्होंने? ही बैकडोर जाकर सबको NRO दे दिया और सबको भगा दिया मुल्क से, किसी को कहाँ भेज दिया, किसी को कहाँ भेज दिया, और नेब को कहा खबरदार कि तुमने किसी को गिरफ्तार किया। अब नेब की क्या मजाल के आर्मी के खिलाफ जाकर किसी को गिरफ्तार करे। चौथी वजह भी सुन लीजिए, चौथी वजह है नेशनल सिक्योरिटी की खातिर आर्मी अपना एक एक्सक्लूसिव कंट्रोल रखना चाहती है मुल्क के ऊपर ताकि हमारी नेशनल सिक्योरिटी को खतरा ना हो। ये भी अजीब सी वजह है। नेशनल सिक्योरिटी क्या सिर्फ एक फौज संभाल सकती है? नेशनल सिक्योरिटी के 8 पॉइंट होते हैं जिसमें आपकी पॉपुलेशन की एजुकेशन, जिसमें आपकी पॉपुलेशन की ग्रोथ, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ, आपकी हेल्थ केयर फैसिलिटीज, आपकी फूड सप्लाईज, ये सारी की सारी मैटर करती है। वो एक इंस्टीट्यूशन कैसे चला सकता है? वो सारी की सारी तो एक गवर्नमेंट ही चला सकती है। सो ये एक्सक्लूसिव जोन नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर क्लेम करना मजाक सा लगता है। चलिए इसको मिसाल से ही समझ लेते हैं। अगर नेशनल सिक्योरिटी इतनी ही इंपॉर्टेंट थी और आपने सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी को प्रिजर्व करने के लिए, जिसे बार बार जनरल मुशर्रफ कहता था नेशनल इंटीग्रेशन बनानी है, हमने डिसइंटीग्रेट हो रहा था मुल्क, इसीलिए हमने मार्शल लॉ लगा दी। अब जरा इनसे पूछते हैं 71 में पाकिस्तान टूट रहा था तो फिर क्यों आप ताकत से इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन नहीं बना सके? जो नेशनल इंटीग्रेशन आपको पार्लियामेंटी तरीके से, जमहूरियत के तरीके से मिल रही थी, अगर आप शेख मुजीब को प्राइम मिनिस्टर बना देते, वो आप ताकत से करना चाहते थे, आपने ताकत आजमाई, आप नहीं कर सके। यही वो फर्क है जिसे बार बार हमारे जनरलों को समझना पड़ेगा। जमहूरियत नेशनल इंटीग्रेशन देती है, अगर जमहूरियत ना हो तो डिसइंटीग्रेशन होती है, पावर से डिसइंटीग्रेशन होती है। हिंदुस्तान कितना ताकतवर मुल्क है, आज जब उसके यहाँ से जमहूरियत और सेक्युलरिज्म हटाया जा रहा है तो उसके अंदर डिसइंटीग्रेशन कितनी तेजी से फैल रही है। वजह कि ताकत से कभी भी आप इंटीग्रेट करके लोगों को नहीं रख सकते, जमहूरियत से ही आप इंटीग्रेट करके लोगों को एक साथ रख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही आप लोगों को एक साथ रख सकते हैं। फिर पांचवी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी वजह हमें बताई जाती है, जनरल्स लॉयलिस्ट है कंट्री के साथ, जनरल्स ईमानदार है, वो मुल्क के लिए जान लेते हैं और जान देते हैं, इसीलिए वो कभी भी मुल्क के साथ गद्दारी नहीं करते। कितने जनरलों के नाम गिनवा सकता हूँ मैं यहाँ पर जिन्होंने मुल्क को धोखा देने की कोशिश की है। एक ब्रिगेडियर है जिसने न्यूक्लियर मिसाइल बेचने की कोशिश की थी पाकिस्तान में, यूरोप में, उसको पकड़कर सजा दे दी आर्मी ने, क्या वो नहीं था? फिर कई ब्रिगेडियर्स हैं और कई जनरल्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर आर्मी चीफ को बाईपास करके मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की थी, क्या वो सही था या गलत था? अगर मैं ये बात यूं ही कहूँ कि जनरल महमूद वफादार था या जनरल मुशर्रफ, तो जनरल महमूद ने जनरल मुशर्रफ के लिए मार्शल लॉ लगाई, बाद में जनरल महमूद से ही जनरल मुशर्रफ का फड्डा हो गया और फिर जनरल महमूद को ही मारने के लिए ऊपर आ गया था जनरल मुशर्रफ। फिर जनरल शाहिद अजीज का आप क्या कहेंगे, उसकी क्यों इख्तलाफात हुए जनरल मुशर्रफ के साथ? अब इन 3-4 जनरलों में से कौन ज्यादा वफादार है, कौन साबित करेगा? ये जो ढकोसला होता है ना अपना पॉलिटिकल पावर एक्सर्ट करने के लिए कि हम ज्यादा वफादार है और सियासतदान ज्यादा बुरे हैं, ये झूठ है। हर सियासतदान कॉम्प्लेक्सिटीज को समझता है। हाँ, सियासतदान 2 नंबर के भी होते हैं और ज्यादातर तो आप ही ने बनाए 2 नंबर के सियासतदान, उन्हें आप ही लाते हैं, उन्हें इख्तिदार में भी आप ही बिठाते हैं, फिर उन्हें इख्तिदार से हटाते भी नहीं क्योंकि वो आपके भी इंटरेस्ट सर्व कर रहे होते हैं। अब छठी बात भी सुन लीजिए कि आर्मी एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है। स्ट्रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ व्हाट? एक इंस्टीट्यूशन की स्ट्रॉन्गनेस आप किस तरह से मेजर करते हैं? जरा मुझे ये भी तो समझाया जाए कि स्ट्रॉन्गनेस कैसे मापी जाती है एक इंस्टीट्यूशन की, कि उसके पास मैन पावर कितना है, उसके पास हेलीकॉप्टर्स कितने हैं, उसके पास टैंक कितनी है, उसके पास बंदूकें कितनी है, या वो कितना कमिटेड है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। हमें बताया जाता है कि आर्मी के अंदर बहुत बड़ा मेरिट का सिस्टम है जिससे वो आर्मी फ्लोरिश करेगी। चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ। फिर इसी मेरिट के सिस्टम में से जनरल मुशर्रफ जैसे लोग निकलते हैं, जनरल जिया जैसे लोग निकलते हैं, जनरल अयूब जैसे लोग निकलते हैं, ये जनरल याया जैसे लोग निकलते हैं। 71 में जंग हो रही थी, जनरल याया कांच उतार कर, पतलून उतार कर बैठा हुआ था जनरल रानी के इंतजार में। ये आपकी मेरिट? चलो 71 की फौज तो पुरानी फौज है, नई फौज की बात कर रहे थे। जनरल मुशर्रफ और उसके 2 साथी थे, इनमें कौन सी मेरिट थी? जनरल मुशर्रफ ने अपने आर्मी चीफ के बिहाइंड सीन्स
जाकर मंगला का कोर कमांडर था, नवाज शरीफ से छुप छुप कर मिलता था कि मुझे आप आर्मी चीफ बनाइए। और बाद में जब जनरल तारिक नवाज शरीफ के साथ छुप छुप कर मिलने लगा तो तब जनरल मुशर्रफ आर्मी चीफ था। फिर उसने कहा कि ये क्यों छुप छुप कर मिल रहा है, इसको हटाओ, तुम इसको आर्मी चीफ बनाना चाहते हो। सो मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब जनरल्स प्रोफेशनल जेलेसी में एक दूसरे को बैक स्टेप कर रहे हैं तो फिर ये किस तरह की प्रोफेशनलिज्म है, तो फिर ये किस तरह का स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है। बस यहाँ पर ये है स्ट्रॉन्गनेस की मकसद ये है कि हमारी बातें मीडिया में नहीं आती। अगर मीडिया में आती होती तो हम उतने स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन भी नहीं होते, वरना तो बहुत सारे कच्चे चिट्ठे खुल सकते। जनरल असद दुरानी की किताब देख ले, जनरल महमूद की 1965 की बुक आपने छापने ना दी, और बहुत सारे जनरल्स हैं लाइन में जिनके ऊपर आपके इंस्टीट्यूशन के इख्तलाफात है। फिर ये क्या है, सियासतदान भी लड़ते हैं, आप भी लड़ते हो। सो ये सारी की सारी जस्टिफिकेशंस अनजस्टिफाइबल है। अब मैंने ये जो सारा का सारा बैकग्राउंड सिनेरियो खींचा है वो इसलिए खींचा है कि पाकिस्तान के लिए मकसद क्या है, पाकिस्तान के अंदर आर्मी को किस तरह से रहना चाहिए, हमारी नेशनल सिक्योरिटी के थ्रेट्स क्या है और हम किस कामों में पड़ गए, क्या ऐसे वे फॉरवर्ड्स होने चाहिए जो हमें आगे लेकर जाए, जो हमें एक मजबूत मुल्क बनाए और हम इस तरह की माजी की गलतियां ना दोहरा सके। क्योंकि मैं एक चीज पे बहुत श्योर हूँ अपने पर्सनल एनालिसिस में, अगर हमने माजी की 70 साल की गलतियां दोबारा दोहराई तो पाकिस्तान बचेगा नहीं। और ये एक ही मुल्क है हमारे पास। फिर हम दुनिया के रेफ्यूजीज देखते हैं वो दरबदर हो रहे होते हैं ना, तो हमें भी रेफ्यूजीज बनकर यहाँ वहाँ भटकना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। अब वो माजी की कौन सी गलतियां जो हमें नहीं दोहरानी। सबसे पहली चीज, हमें जमहूरियत डिरेल नहीं करनी, और दूसरी चीज हमें लिमिटेड डेमोक्रेसी नहीं चाहिए। तीसरी चीज, हमें फ्री और इंडिपेंडेंट मीडिया चाहिए। वो मीडिया ना चाहिए जो हाईली सेंसिटिव इश्यूज जैसे आर्मी के अंदर की पॉलिटिक्स हो उसको कवर अप कर दे ताकि वो हमें ना बताई जाए और बाद में जाकर सिविलियंस को गिरबान से पकड़ ले। मैं पिछले 4 से 5 दिनों तक मजे से बैठकर ये सारे का सारा मीडिया शो और टॉक शो सुन रहा हूँ। उनमें से किसी ने भी ये बात नहीं की कि भाई आर्मी चीफ ने ऑल ऑफ सडन जाकर DGSI की अपॉइंटमेंट कर दी और अपने बलबूते पर कर दी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को इन्फॉर्म भी ना किया जिसके अंदर वो इंस्टीट्यूशन आता है। बात क्या करें, वजीर आजम की नाए लिए। वजीर आजम ने ये किया क्योंकि सिविलियन गवर्नमेंट सॉफ्ट टारगेट है। सिविलियन गवर्नमेंट को हट करना बड़ा आसान है। आर्मी की बात करोगे तो उठा लिए जाओगे, फिर बोल भी नहीं पाओगे, वरना जॉब से आप धोना पड़ेगा। क्योंकि सॉफ्ट टारगेट ही तो ढूंढता है हमारा मीडिया, जिसको आप दबा सको, जिससे आप पूछ सको। जब हार्ड टारगेट पे हाथ डालोगे ना, फिर मैं जानूंगा कि आप मीडिया वाले हो। अब आते हैं रोल ऑफ इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। इंटेलिजेंस एजेंसियां कैसे काम करती है, इनके इंस्टीट्यूशंस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और इनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है। ये बात वाज़ेह रहे कि कोई भी फौज विदाउट इंटेलिजेंस एजेंसी फंक्शन ही नहीं कर सकती। बट यहाँ पर बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। मोस्टली सारी की सारी इंटेलिजेंस एजेंसियां सिविलियंस के अंडर में रहती है। वजह ये होती है कि वहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव ज्यादा ताकतवर होता है। जब इंटेलिजेंस एजेंसियां रिपोर्ट देती हैं प्राइम मिनिस्टर को या वहाँ के प्रेसिडेंट को, उसके बाद वो आर्मी को मोबिलाइज करता है और यहाँ फिर एक कमेटी बना देता है जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसियां और आर्मी बिल बैठकर एक तरह का प्रोसेस इनिशिएट करती है। यहाँ पर पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशन ही हाईजेक करके बैठ गए। पूरी की पूरी ISI किसके